हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप अब तक आप सभी ने यूनिट नंबर 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा और आज हम लेकर आ गए हैं यूनिट नंबर 2 विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। बिलीव मी, एक बार ध्यान से सुनोगे, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखोगे, इट विल बी डन। ओके, सो नो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आसान है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस समझते जाना। यूनिट 1 के अंदर हमने 7 स्टेप्स के बारे में बात करी थी। वेरी फर्स्ट वन वाज रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन डॉक्यूमेंटेशन, डिजाइनिंग के बाद डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये 7 स्टेप्स हम लोगों ने समझे थे। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम लोगों को फर्स्ट स्टेप जो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस है उसी के अंदर हम डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या स्टेप्स चलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही। कुछ टॉपिक्स आज कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, बिकॉज ये भी काफी लेंदी तो नहीं है यूनिट 1 की तरह मैं कहूँ, बट इंटरेस्टिंग यूनिट है और जितनी भी हमारी आगे की यूनिट्स होंगी वो 7 स्टेप्स के बेस पर ही होंगी। सो आई होप आप लोगों को एक बेस मिल गया हो कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लुक एट द फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस? Requirement analysis is the process of understanding what the system should do. हमेशा लाइंस को काट काट के पढ़ना चाहिए, तो हमने इसको इतना यहाँ से ब्रेक किया और अब हम समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस सिस्टम शुड डू। हम यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर यूजर से सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या जानना चाह रहे हैं कि आप हमसे कैसा सिस्टम चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। अगर आप कहोगे कि आपको ऐसा सिस्टम चाहिए, आपको ये चाहिए, तो वो आपको बना के देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी शुड नो योर नीड्स, जो कि हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर लिखते हैं, जो कि आपसे हम मांगते हैं। हमारा मेन फोकस होता है कि हम ये जानें कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके सिस्टम के लिए, आप किस लिए वो सिस्टम बनवा रहे हो, क्या सिस्टम की नीड है, सिस्टम क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर अपने यूजर से लेते हैं। एंड व्हाट द यूजर रियली नीड्स बिफोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट्स। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट्स, द नीड्स, द डिमांड, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर गैदर करते हैं। मेरी बात यहाँ पर क्लियर हुई? फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास एक कॉलेज से मैनेजर आया, उन्होंने बोला, वहाँ के मैनेजमेंट के किसी इंसान ने, कि हमें अपने कॉलेज के लिए ईआरपी बनवाना है, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस का डेटा, प्रोफेसर्स ने जो असाइनमेंट्स डाली हैं, वो सब कुछ, हर चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। तो अब आपने उनके पास जब बैठे और उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बोली, तो वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। आपको ये समझ आ रहा है कि एक अटेंडेंस का पोर्टल बनेगा, एक आपका असाइनमेंट का बनेगा, एक लीव का बनेगा, एक आपका फीस का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यू आर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सिस्टम क्या परफॉर्म करेगा। ओके, व्हाट द सिस्टम शुड डू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हैशटैग है, इसको आप डबल कोट्स में लिख सकते हैं, व्हाट द सिस्टम शुड डू, ओके, एंड व्हाट द यूजर एक्चुअली वांट्स। एम आई क्लियर? सो व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग एंड व्हाट सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। हम किस प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं और वो सॉल्यूशन जो है वो क्या क्या चाहिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आता है। आई होप लेमैन लैंग्वेज में आपको ये समझ आ गया हो कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। अगर इतना समझ आ गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना जानना मोर देन इनफ। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का? हमारे मन में क्या क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड यूजर नीड्स क्लियरली, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। वो चाहता क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम है, ये हम जानेंगे। सेकंड, टू अवॉइड कंफ्यूजन लेटर। अभी हम यहाँ पे ढंग से चीजें नहीं जानेंगे तो आगे हमें प्रॉब्लम होगी कि एक्चुअल में यूजर को क्या चाहिए था। तो कोई भी क्योस से, कोई भी कंफ्यूजन को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, वी शुड रियली वर्क ऑन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टू बिल्ड करेक्ट एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी कहा, टू रिड्यूस एरर्स एंड रीवर्क। एम आई क्लियर? टू अवॉइड द मिस्टेक्स। नाउ यहाँ पर हम लोगों ने एक डिफरेंशिएशन करके दिया है बिटवीन रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। किसी किसी को लगेगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस सेम चीज है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस।
वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फोकस करता है सिस्टम के फंक्शंस पर, कि आपका सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करेगा, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या क्या होंगी, वो हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पता चलता है। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम डेटा एंड इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कि हमें जो डेटा है वो कहाँ से मिलेगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी, कहाँ से वो मिलेगी। सो ईच एंड एवरीथिंग which is revolving around data and information will come under information requirement analysis. Okay, मेन क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, व्हाट सिस्टम शुड डू या व्हाट शुड सिस्टम डू, यहाँ पे सिस्टम क्या करना चाहिए, क्या यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या आपको प्रोवाइड करेगा। और वही हम बात करें इंफॉर्मेशन की, तो व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कि हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। एम आई क्लियर? अभी हम आगे एक एग्जाम्पल लेंगे, चीजें क्लियर होंगी, अभी तक के लिए इतना समझो, ठीक है। Concerned with features and processes, and it is concerned with data reports and the records. Output functional requirement, data requirements. I know अभी आपको चीजें इतनी क्लियर नहीं हो रही होंगी जब तक आपको एक एग्जाम्पल ना मिल जाए। मैं आगे एग्जाम्पल लूंगी, बट स्टिल आई वॉन्ट यू टू कीप दिस इन योर माइंड, बिकॉज जब हम वो करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रिलेट कर पाओगे, मैं आपको एक रिलेशन बनवाऊंगी उस टाइम पर। सो मेक श्योर इसको भी ध्यान समझे। एग्जाम्पल, लॉग इन, सर्च, अपडेट, ये आपके सारे सिस्टम के अंदर होना चाहिए। दिस विल कम अंडर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेम, मार्क्स, अटेंडेंस, जो कि आप वहां पे फिल करोगे, जो कि आपको वहां पे डेटा चढ़ाना होगा, दैट विल कम अंडर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बिकॉज आपको वो भी तो गैदर करना पड़ेगा ना अपने यूजर से। आप पूछोगे तो सही, आप डेटा तो अपने यूजर से ही लोगे, स्टूडेंट्स के नेम, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नेम, देयर फोन नंबर, हर चीज आपको चाहिए होगी। तो दीज आर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच यू विल बी कलेक्टिंग फ्रॉम योर यूजर। एम आई क्लियर? ओके, कोई डाउट है तो अभी क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बारे में अच्छे से बता दिया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम किस चीज पे फोकस करते हैं, व्हाट शुड सिस्टम डू, देयर फंक्शनैलिटी बेसिकली। अब हम बात करेंगे डीप में इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के बारे में, जहां पर हम डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब बड़े ध्यान से इन चीजों को समझना। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। It is the process of finding what information and data are needed. So whenever you are gathering the information regarding you are doing the requirement analysis process, so आप information collect करोगे, data collect करोगे, जो कि information requirement analysis कहलाता है। मतलब क्या, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ERP का, तो आप अपने क्लाइंट से स्टूडेंट्स का डेटा सब कुछ मांगेंगे, टीचर्स का मांगेंगे, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आप उनसे यहाँ पे गैदर करोगे, तो ये इसके अंडर आएगा। तो व्हाट इंफॉर्मेशन डेटा आर नीडेड इन व्हाट फॉर्म, कौन सी फॉर्म के अंदर, फ्रॉम वेयर, कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे होगा, टू अचीव सिस्टम और बिजनेस गोल्स, कि जो भी आपके सिस्टम के गोल्स हैं, जो भी आपको उससे करवाने हैं, वो चीजें फुलफिल हो सके अकॉर्डिंग टू योर नीड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है कि हमें ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करके देना है जो कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। यू वॉन्ट टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट्स, देयर अटेंडेंस, ईच एंड एवरीथिंग। सो वी आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम बाय क्रिएटिंग द ERP सिस्टम। एम आई क्लियर? वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि चीजें दिमाग में घुस जाए, बार बार की दिक्कत ना हो कि भाई दोबारा आप क्या करें, एक बार में क्लियर करो। ठीक है, एग्जाम्पल सिस्टम, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब आगे बढ़ो। देयर आर सम स्टेप्स, बेसिकली देयर आर सम स्टेप्स रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, वो हमें परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है, थ्रू आउट। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो अब हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, हर जगह पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ आ जाएंगे। टोटल 7 स्टेप्स हैं, वेरी इजी। ओके, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स। डू यू नो हु आर द स्टेक होल्डर्स, जिनका कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट हो आपके बिजनेस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल योर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, द मैनेजर, CEO, एम्प्लॉयज, ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले हमारा यही काम है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे सिस्टम है ये किस किस के काम आएगा, किस किस को इसकी डेटा की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, डेटा और इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। सेम लाइन यहाँ पे लिखी है, आइडेंटिफाई हु विल बी यूजिंग द इंफॉर्मेशन और बी अफेक्टेड बाय द सिस्टम। एम आई क्लियर? ERP आपके जो पेरेंट्स हैं, चलो वो एक बार आपको अटेंडेंस देखने के लिए काम आ जाएंगे, लेकिन आपके पड़ोसी आपकी ERP का क्या करेंगे। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि स्टेक होल्डर्स कौन है, किस किस के लिए हम इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, किन के लिए है ये, किसको ये डेटा रिक्वायर्ड होगा, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। हु नीड्स द डेटा, दोबारा से डबल कोट में कर लो, हु नीड्स द डेटा, किसके लिए वी आर डूइंग दिस थिंग।
किसको फायदा होगा। तो एग्जाम्पल, हमने जब कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम लिया तो स्टूडेंट्स को चाहिए टीचर, एडमिन स्टाफ एंड डीन। डिफरेंट यूजर्स नीड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट को अपनी अटेंडेंस देखनी होगी, स्टूडेंट को टाइम टेबल देखना होगा, तो स्टूडेंट को असाइनमेंट्स देखनी होंगी। टीचर्स के लिए क्या होगा, टीचर्स का मेन फोकस असाइनमेंट्स को अपलोड करने पे होगा। टीचर को क्या फर्क पड़ेगा कि फीस हुई कि नहीं हुई, फीस का डिपार्टमेंट एडमिन स्टाफ देखेगा कि स्टूडेंट की फीस पेड है कि नहीं है। तो इसलिए हर यूजर को डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज को हमें किस तक के लिए करना है, किसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देन सेकंड वन इज डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब हमें देखना है कि बिजनेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंड व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव। बिजनेस को क्या चाहिए, व्हाट इज द गोल ऑफ द बिजनेस। हम क्या कर रहे हैं सिस्टम को बना के, बिजनेस को किस तरीके से फायदा हो रहा है, उसका क्या गोल फुलफिल हो रहा है। सो एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स वांट अटेंडेंस एंड रिजल्ट्स, ये उस चीज का गोल है। हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं कि हमारा इससे ये काम हो जाए। टीचर वांट्स मार्क इन शेड्यूल्स। थर्ड, एडमिन वांट्स फी रिपोर्ट्स। तो हम हर किसी के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ डिफाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स कि हम क्या काम करेंगे। थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग डेटा सोर्सेज, कि हमें कहां से डेटा कलेक्ट करना है। फाइंड आउट वेयर द रिक्वायर्ड डेटा विल कम फ्रॉम, कहां से वी विल बी कलेक्टिंग द रिक्वायर्ड डेटा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट डेटा हम कहां से लेंगे, एडमिशन डेटाबेस से, अटेंडेंस टीचर्स एंट्रीज से, फीस फाइनेंस डिपार्टमेंट से। So data can be internal and external. So we need to gather all these data from the particular places. Okay, from the particular places we will be collecting the data. I hope I'm clear. Now come to the next one, evaluating existing data. Check whether existing data is useful or not. जो पहले से डेटा हमारे पास है वो यूजफुल है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हटाओ, और यूजफुल है तो उसको आगे कंटिन्यू करो। एग्जाम्पल क्या है कि पहले तो देखो, इज इट द डेटा करेक्ट एंड यूजेबल। अगर वो करेक्ट है, कोई इसमें एरर नहीं है, सो वी नीड टू कंटिन्यू दैट इफ इट इज यूजेबल। एंड अगर नहीं है सो वी नीड टू रिमूव दैट। क्यों अपने सिस्टम को ओवरलोड करना। एग्जाम्पल, ओल्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मे बी आउटडेटेड, सम डेटा मे बी मिसिंग और इनकरेक्ट, तो वी नीड टू रिमूव दैट। चेक फॉर एक्यूरेसी, क्वालिटी एंड रिलेवेंस, ये हम यहाँ पर करते हैं व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग द एग्जिस्टिंग डेटा। सो सारे स्टेप्स है दैट वी नीड टू फॉलो। आई होप ये बहुत ही इजी इंग्लिश है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मोर। वी नीड टू कंप्लीट द सिलेबस ऑल्सो। यहाँ पर मैं जितना आपको समझा रही हूँ दैट इज मोर देन इनफ। सो इफ यू वांट टू क्लियर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, सो दिस मच इज इनफ। ये एक्सप्लेनेशन काफी है, बहुत इजी है, लेमन लैंग्वेज है, वन गो में हो जाएगा। एक बार रीड करो, इट विल बी डन। कम टू द नेक्स्ट वन, स्टेप 5, डिफाइनिंग डेटा इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, क्लियरली स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज नीडेड, कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, कौन से फॉर्मेट में, एंड हाउ मच डिटेल। ये हम सारा काम स्टेप 5 में करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हम ये चेक करेंगे हमें डेटा क्या चाहिए, हमें रोल नंबर चाहिए स्टूडेंट्स के, उनके फोन नंबर चाहिए। फिर हम ये देखेंगे इसको किस फॉर्मेट में लिखना है। रोल नंबर ऑब्वियस ही बात है नंबर्स में होंगे, फोन नंबर्स भी। फिर जो बच्चे का नाम है वो टेक्स्ट फॉर्म में होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली शुड द सिस्टम स्टोर एंड शो, क्या एक्चुअल में हमारे सिस्टम को स्टोर करना है और किस वे में करना है, क्या शो होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग डिटेलिंग पार्ट विल बी देयर। एग्जाम्पल, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट में, रोल नंबर, अटेंडेंस परसेंटेज में हमें दिखानी है। सो हमें क्या शो करना है, कैसे अपने डेटा को प्रेजेंट करना है, वो हम यहाँ पर करेंगे। सो ये क्या करेगा, इट विल लीड टू नो एरर केस, दिस अवॉइड्स कंफ्यूजन लेटर। Am I clear? Come to the next one. Step 6, designing the information architecture. Decide how data will be organized and related. किस तरीके से हमें हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। Like we have to create the tables. जैसे हम करते थे ना MySQL डेटाबेस, आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे हम DBMS इन सब के अंदर कैसे अपने डेटा को स्टोर करेंगे, कैसे वो प्रेजेंटिंग सा लगेगा। सो दैट विल कम अंडर दिस, प्लान द डेटा स्ट्रक्चर। सो एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स टेबल लिंक विद अटेंडेंस टेबल, स्टूडेंट की टेबल को अटेंडेंस टेबल के साथ लिंक करना। ये आप आगे आने वाले जो सेमेस्टर 5 है उसमें पढ़ोगे, अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो। कैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, उनको हम इंटरकनेक्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, MySQL के अंदर। तो ये सारी बातें आप वहां पर सीखोगे। मार्क्स टेबल कनेक्टेड विद सब्जेक्ट्स, सारी चीजें तब की हैं, बट अभी इतना समझ लो कि हम किस तरीके से स्ट्रक्चर करते हैं, आर्किटेक्चर पे काम करते हैं कि हमारा डेटा किस किस तरीके से हम स्टोर करेंगे, किस वे के अंदर। This step helps in database design. It will all related to your database only. ठीक है? Now come to the step number 7, validation and verification. So this is most important step
एंड द लास्ट वन ऑल्सो चेक वेदर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जो भी आपने चीजों को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करा है, वो करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है, विदाउट एरर है, ये सारी चीजें अभी आप चेक करोगे। फाइनल कंफर्मेशन विद यूजर्स, एक बार यूजर्स को भी चेक कराओगे कि इज दिस करेक्ट और नॉट। सो दिस विल कम अंडर दिस स्टेप। एग्जाम्पल, टीचर्स कंफर्म रिपोर्ट फॉर्मेट, admin confirms fee reports ki whatever you have put like the information part, the data, is it correct, is it appropriate, उनको जैसा चाहिए था वैसा आपने दिया है कि नहीं, ये सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। so it ensures system meet real needs. I hope this is clear. okay, and if it is correct then please let me know अगर आपको चीजें समझ आई हो तो। now मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना के दिखाई इन सारे प्रोसेस का। First, identifying stakeholders. Second, defining business requirements, determining data sources, evaluating existing data. Then fifth one was defining data and information requirements. Sixth one, designing information architecture. And the last one is validation and verification. So you need to make the same flow chart in your exam sheets to gain marks. I hope clear होगा यहाँ पे ये। Then there is one line, if requirements are wrong, the software will be wrong, no matter how good the coding is. देखो, अगर आपने रिक्वायरमेंट्स ही ढंग से गैदर नहीं करी, वही प्रॉब्लम कर दी, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितनी अच्छी कोडिंग करो, कितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर बनाओ। हाउ डज इट मैटर्स जब आपकी इंफॉर्मेशन ही गलत है, आपका डेटा ही गलत है, जो यूजर ने मांगा वो आपने उसको प्रोवाइड ही नहीं करा, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो वहां पर है ही नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, सो देयर इज नो यूज। बेशक बहुत अच्छी प्यारी कोडिंग करी हो, बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर बनाया हो, लेकिन रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हुई, जो चीज चाहिए थी वो वहां पर नहीं हुई, अप्रोप्रिएट नहीं हुई, चीजें रिलेवेंट नहीं थी जो यूजर को चाहिए था, so there is no use. So that's why the first step is very crucial for the developer कि वो उस चीज को समझे कि जो हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वही आगे हो, उस हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी आप सभी को। व्हाट इज प्रोसेस मॉडलिंग? प्रोसेस से आपको मतलब समझ आ रहा है, हम किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे को एक चाय बनानी है तो मैं चाय बनाने के लिए प्रोसेस फॉलो करूंगी। सबसे पहले पानी लूंगी, उसमें चाय पत्ती डालूंगी, फिर दूध डालूंगी, चीनी डालूंगी, जो भी जैसे भी चाय बनती है, तो मैं एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करूंगी जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से प्रोसेस मॉडलिंग की डेफिनेशन क्या बोलती है? प्रोसेस मॉडलिंग इज द टेक्निक of representing how work is done in a system using diagrams. हम diagrams को use करके with the use of diagrams हम ये दिखाएंगे कि हम एक काम को कैसे कर रहे हैं, how we are completing a task in a system. एक सिस्टम को बनाने के लिए या सिस्टम में किसी प्रोसीजर को दिखाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं, कैसे कोई काम को कर रहे हैं, वो सब कुछ हम प्रोसेस मॉडलिंग के थ्रू दिखाते हैं। सो इट्स अ टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग हाउ वर्क इज डन, कैसे काम हो रहा है, तो सारे स्टेप्स को दिखाना प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है। इट्स अ प्रॉपर लेमैन लैंग्वेज। अगर आपको चीज समझ आ रही है, मेक श्योर आप मेरे को बताएं कि ये आपके लिए ओके है या फिर मेरे को फॉर्मल और जार्गन यूज करने हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी चीज बोली वही सेकंड लाइन में लिखे, दोबारा देखिए। इट शोज हाउ डेटा मूव्स एंड व्हाट हैपेंस टू इट स्टेप बाय स्टेप। लाइक आपको पता है हम हमारे सिस्टम के अंदर सब कुछ डेटा के हिसाब से करते हैं, डेटा ही सब कुछ रिवॉल्व कर रहा होता है हर जगह। विदाउट डेटा देयर इज नथिंग। ठीक है, तो किस तरीके से डेटा, आपका इनपुट आपने कैसे लिया डेटा, फिर वो आगे कैसे प्रोसीजर में गया, फिर कैसे आउटपुट बना, ये जो स्टेप्स आपके होते जाएंगे एक सिस्टम के अंदर, वो हम प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर दिखाते हैं यूजिंग द डायग्राम्स। आई होप आई एम क्लियर कैसे आपका डेटा मूव करेगा, क्या उसके साथ होगा, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर्स होंगे, ये कंबाइनली एक प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है। एम आई क्लियर? तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। इस पूरे पार्ट के अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो और याद हो। मेन हमारा मोटिव है कि देखते ही चीजें याद हो, आपके दिमाग में बैठ जाए और एग्जाम्पल ही वो चीज करवा पाते हैं। सो मेक श्योर आप ढंग से सुने। देखिए, आप आजकल अपने घर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। जोमैटो, स्विगी और आपका जेप्टो, ये सारी चीजें जहां से आप बैठे बैठे घर में कुछ भी ऑर्डर करा सकते हैं खाने का। सो अब आपने क्या करा, आप घर बैठे आपने ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर गोज टू रेस्टोरेंट, आपका तुरंत वो रेस्टोरेंट में चला जाएगा ऑर्डर, जो भी आपने प्लेस करा अपने फोन से।
फूड इज प्रिपेयर, आपको दिखता भी है कि अब खाना बन रहा है, फूड इज इन द प्रोसेस। वो होने के बाद डिलीवरी पर्सन डिलीवर्स द फूड। सो देयर इज अ स्टेप बाय स्टेप फ्लो। पहले आपने ऑर्डर करा, वो रेस्टोरेंट पे गया, रेस्टोरेंट वाले ने खाना बनाया, खाना बना के डिलीवरी वाले को दिया, डिलीवरी वाले ने मेरे घर पे आके दिया। तो ये पूरी एक साइकिल चली, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हुआ। इसको हम प्रोसेस मॉडलिंग बोलते हैं, वेयर वी आर अवेयर कि हमारा काम कैसे हो रहा है, हाउ द वर्क इज डन इन अ सिस्टम। ओके, सो ये क्या है, द स्टेप बाय स्टेप फ्लो इज प्रोसेस मॉडलिंग। यही प्रोसेस मॉडलिंग है और कोई थीटा साइन नहीं है प्रोसेस मॉडलिंग। यही है कि जब हम किसी काम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए कर रहे हैं, वो प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है। आई होप आई एम क्लियर। नाउ आई हैव टेकन वन मोर एग्जांपल एंड दिस इज रियली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आई नो आप सभी अपने स्कूल एरा के अंदर अपने फ्रेंड्स को आपने अपना जरूर एड्रेस बताया होगा, एक पेपर के ऊपर लाइन खींच खींच कर कि तू ना जब स्कूल से निकलेगा तो यहाँ से ना सीधा राइट लियो। और हमेशा एक बच्चा अपने चाइल्डहुड के अंदर यही करता है कि हमेशा स्कूल से रास्ता बताता है, क्योंकि उसको आता ही वो स्कूल से रास्ता है। आपके घर से नहीं बताएगा कि तेरे घर से ये होगा, क्योंकि इतना पता ही नहीं होता। स्कूल से आप हमेशा बताते हो कि स्कूल से जब आप तुम निकलेगा ना तो तुझे यहाँ से राइट लेना है, राइट में ना तेरे को एक शॉप मिलेगी, वो शॉप में मत जाइयो, तू उधर से राइट लियो, राइट। वो राइट लेगा, इधर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो आप अपने ना शीट के ऊपर दे पेंसिलों पे पेंसिल मार मार के राइट लेफ्ट करते करते फिर एक सर्कल में होगा, ये मेरा घर होगा, ये मेरा घर होगा। ठीक है, तो ये चीजें हर किसी ने करी होती हैं, ये भी प्रोसेस मॉडलिंग है। अब आप एक एग्जाम्पल देखो जो यहाँ पे बना हुआ है, ये शीट देखो। उसने क्या करा, स्कूल से स्टार्ट करा, कहा ये बर्गर किंग है, इधर देखो बर्गर किंग दिखेगा, लेकिन देखो यहाँ से इधर मुड़ना है, फिर यहाँ से राइट लियो, एक पार्क दिखेगा, फिर गैस स्टेशन दिखेगा, फिर वो ब्रिज को क्रॉस करियो, फिर उसके बाद देखो मेरा हाउस दिखेगा। तो इस तरीके से इस बच्चे ने भी अपना डायग्राम बताया, ये प्रोसेस मॉडलिंग है। अब इसको कैसे आप कंपेयर करोगे सिस्टम से? मैप क्या है आपका? डायग्राम। रूट क्या है आपका? प्रोसेस। टर्न्स क्या है? स्टेप्स। ओके, एंड डेस्टिनेशन क्या है? आपकी फाइनल आउटपुट। यही हम हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने कैसे कैसे हमारे आउटपुट में जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करा है, कैसे इनपुट लिया, कैसे प्रोसेस किया, कैसे आउटपुट किया, ये सारी चीजें हमारी प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर दिखाते हैं। सो जस्ट लाइक दैट मैप, प्रोसेस मॉडलिंग शोज हाउ डेटा मूव्स एंड गेट प्रोसेस्ड इन अ सिस्टम। आई होप चीजें क्लियर हो, इस एग्जाम्पल से और पॉइंट्स आपको क्लियर हो। ठीक है, ये आप मेरे को जरूर बताएं अगर आपको क्लियर है तो। अब ये एसेंशियल क्यों है, व्हाई इट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम क्लियरली। इफ आई एम हैविंग अ रोड मैप जो कि मेरे को सारी चीजें क्लियरली बता रहा है, तो मेरे को पहली बात कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लैरिटी मिलेगी, चीजें मेरे लिए और आसान हो जाएंगी। सो टू अंडरस्टैंड द सिस्टम क्लियरली, टू रिमूव द कंफ्यूजन, टू इम्प्रूव सिस्टम डिजाइन, of course. So process modeling is like drawing a map of how work flows in a system. कैसे एक सिस्टम के अंदर काम होता है वो हमें प्रोसेस मॉडलिंग बताता है। Am I clear? आपको मैंने ऑनलाइन फूड वाला एग्जाम्पल दिया और आपको अपना मैप वाला एग्जाम्पल दिया, तो चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखो एक चीज और यहाँ पर आती है प्रोसेस मॉडलिंग के बाद, व्हाट इज डीएफटी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट क्वेश्चन होता है किसी भी फैकल्टी का। तो डीएफटी की फुल फॉर्म होती है डेटा फ्लो डायग्राम। नाम से ही समझ आ रहा है डेटा फ्लो, कैसे आपका डेटा फ्लो कर रहा है। और डायग्राम लिख दिया मतलब आप डायग्राम के थ्रू उस चीज को दिखाओगे। डायग्राम के थ्रू क्या दिखाओगे? डेटा का फ्लो। बात समझ आई? सो डेटा फ्लो डायग्राम शोज हाउ डेटा फ्लोज फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। कैसे आपने डेटा को लिया, बीच में उसके साथ क्या क्या हुआ, कहाँ वो गया, क्या प्रोसेसिंग हुई, सब कुछ दिखाना है। और बाद में कैसे वो आउटपुट बना, वो सब कुछ आपको दिखाना है। वो पूरा फ्लो आपका डायग्राम के थ्रू दिखता है और उसको हम डीएफडी बोलते हैं। डीएफडी माने डेटा फ्लो डायग्राम। सो एक सिस्टम के अंदर हाउ द डेटा फ्लोज फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट is shown with the help of DFD. Am I clear? एक चीज को 4 बार बता चुकी हूं और अब मेरे को लगता है कि आपको ये चीज क्लियर होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी अभी भी मेरा ये मानना है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल बाद में लो, पहले इसी स्लाइड को कंप्लीट कर लेते हैं। DFD इज अ टूल यूज्ड इन प्रोसेस मॉडलिंग टू शो डेटा मूवमेंट एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेस मॉडलिंग एक बिगर कंसेप्ट है, ठीक है, उसका पार्ट है DFD। ठीक है, एक होता है ना कि एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, उसके अंदर बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स आती है। तो डीएफडी इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस मॉडलिंग जो कि क्या शो करता है? डेटा मूवमेंट और उसका प्रोसेस। नाउ डीएफडी क्या शो करता है? किसने डेटा भेजा, डेटा कहाँ जाएगा,
डेटा के साथ क्या प्रोसेसिंग हुई और डेटा को हमने कहाँ स्टोर करना है. सो दीज आर द स्टेप्स. DFD shows who sends the data, where data goes, how data is processed, and last one is where data is stored. So it's a complete cycle जो कि क्या दिखा रही है, डेटा फ्लो. Am I clear? Now see an example. ATM सिस्टम का एग्जाम्पल ले रहे हैं. यूजर ने अपना ATM कार्ड लगाया, आप जो ये डायग्राम है उसको भी देख सकते हैं. ATM सेंड्स डेटा टू बैंक सर्वर, ऑफ कोर्स जो भी आपने डेटा वो बैंक सर्वर पे जाएगा. सिस्टम वेरीफाई करेगा डिटेल्स और बाद में आपने जितनी भी डिमांड करी वो कैश निकल कर आता है. तो ये पूरा प्रोसीजर होता है. दैट मीन्स डेटा कहाँ कहाँ गया. डेटा मतलब जो भी आपने कोड डाला, जो भी आपने अपना पासवर्ड डाला, जो भी डिटेल्स डाली, वो कहाँ गई, आपके बैंक सर्वर पर. बैंक सर्वर ने वेरिफिकेशन करा, वेरिफिकेशन करने के बाद आपके पास पैसे है. तो डेटा कैसे फ्लो हुआ, एक सेंडर जो एक आपने सेंडर आप हुए ना जिसने अपना डिटेल्स भेजी, उधर से लेकर आपके पास आउटपुट कैसे है, वो पूरा ये फ्लो आपका DFD शो करता है. अब आप देखो जो डायग्राम नीचे बना हुआ है ये एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर सकते हो आपके डेटा के फ्लो को. ठीक है, लेकिन हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जिससे हम DFD बनाते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको. यहाँ पे इतना डीप में नहीं जाएंगे. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि खुशी आपने पहले बोला कि प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर भी हम रिप्रेजेंट करते हैं विया डायग्राम से कैसे काम हो रहा है, और आपने कहा DFD के अंदर भी हम ये बता रहे हैं कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है. तो थोड़ी बातें तो मेरी यही क्लियर हो गई होंगी कि प्रोसेस मॉडलिंग एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसके अंदर हम बताते हैं काम कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं. और DFD के अंदर हम सिर्फ डेटा की बात करें कि डेटा को कैसे कैसे प्रोसेस करके आउटपुट फाइनल बना. तो प्रोसेस मॉडलिंग यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे आपको ये समझ आएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस मॉडलिंग एंड DFD. ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो देखो हम जो एग्जांपल हमने लिया स्टूडेंट का कि अपना घर का नक्शा बनाता है, उसी को लेके चलो प्रोसेस मॉडलिंग में. तो प्रोसेस मॉडलिंग में द स्टूडेंट एक्सप्लेन द रूट इन एनी सिंपल वे. आप किसी भी सिंपल वे में अपना रूट समझा सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि आप बोल के समझा सकते हो कि भाई फर्स्ट गो स्ट्रेट फ्रॉम द स्कूल, देन टेक अ लेफ्ट एट द पार्क, after that cross the bridge, my house is in the third row of one of the right. तो आपने क्या करा कि करके अपना पूरा रास्ता बता दिया घर का. ठीक है, मैं ये फटाफट से बताऊंगी क्योंकि मैं ये एग्जांपल पहले बता चुकी हूँ. ठीक है, तो here the student is explaining how the work is done, how to reach the house. बात समझ आई. ही मे ओनली एक्सप्लेन वर्बली, वो मुंह से भी बता सकते कि भाई इधर से इधर मुड़ियो, इधर से इधर मुड़ियो, तो वो भी कर सकता है वो. ही मे राइट स्टेप, वो स्टेप इंग्लिश में भी लिख के बता सकता है, या वो रफ मैप भी बना सकता है. जैसे मैंने आपको बताया पेंसिल वगैरह से खींच के स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो वो कुछ भी कर सकता है. दैट मीन्स ड्रॉइंग इज नॉट कंपल्सरी इन प्रोसेस मॉडलिंग. प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर ड्रॉ करना, ड्रॉ करके ही बताना कंपल्सरी नहीं है. आप कोई भी किसी भी सिंपल वे में समझा सकते हो. मेन जो मोटिव होगा स्टूडेंट्स, सब कुछ भूल के मेन मोटिव क्या होगा प्रोसेस मॉडलिंग का, कि आपको ये समझाना कि कैसे काम हो रहा है सिस्टम के अंदर. एग्जाम्पल पहुंच जाओ स्विगी वाले पर, कैसे आपने ऑर्डर प्लेस करा, किसके पास वो गया, जहां पर लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम हो रहा है, वो हम पूरे ब्रॉडर तरीके से समझ रहे हैं, वो प्रोसेस मॉडलिंग कहलाता है. हम सिर्फ डेटा की यहाँ पे बात नहीं कर रहे. क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पर. और जब हम बात करेंगे DFD की, तो वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द फ्लो ऑफ द डेटा, कैसे कैसे क्या हो रहा है. अब देखो यहाँ पे सेम एग्जाम्पल में DFD क्या होगा, द स्टूडेंट ड्रॉज अ प्रॉपर मैप. आपको प्रॉपर मैप बनाना होगा जिसमें आप पूरे पाथ दिखाओगे, एरो बना के दिखाओगे कि इधर ये है, इधर वो है, पूरा एकदम होता है ना ऑफिशियली जो आप एक मैप ड्रॉ करोगे वो आपका DFD में आएगा. सो लिखा है यहाँ पे टर्न्स एंड शोन विद एरो, स्टार्ट पॉइंट एंड डेस्टिनेशन आर क्लियरली मार्क्ड. सो ये जो प्रॉपर चीजें हैं विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, ये आपका DFD करके देता है. सो हियर द फोकस इज ऑन शोइंग द फ्लो क्लियरली यूजिंग अ डायग्राम. हम यहाँ पे कोई भी वर्बली चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपने डायग्राम को ही तब परफेक्ट बना रहे हैं कि कोई भी वो डायग्राम देखे तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए कि जो जिसने बनाया वो क्या कहना चाह रहे हैं. सो ड्रॉइंग इज मैंडेटरी. अगर आप ड्रॉइंग DFD की बात करो तो इट्स कंपल्सरी कि आप ड्रॉ करके दिखाओ यूजिंग योर डायग्राम्स. स्टैंडर्ड सिंबल्स यहाँ पर यूज होते हैं, यानी कुछ भी बना दो, एक प्रॉपर जो कि असाइंड सिंबल्स होते हैं वही आप यूज कर सकते हो और कुछ भी नहीं. हर सिंबल का अपना एक मतलब होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे. रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, सर्कल का मतलब क्या होता है, तो आप उन सिंबल्स को वहीं यूज करोगे जहां उनका काम होगा. सो चीजें बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट तरीके से बनाई गई हुई हैं, बिल्कुल अथोराइज्ड हैं कि आप ये करोगे तो ये होगा, हर चीज का मतलब है. तो
जो ऑथराइज सिंबल है वही आप यूज करोगे और कुछ भी आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो फ्लो इज शोन विजुअली। सो आई होप आपको ये समझ आया कि डीएफडी के अंदर हमारा एक मेन फोकस डायग्राम होता है, सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना फ्लो दिखाते हैं। प्रोसेस मॉडलिंग में ये नहीं होता। अब देखो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा होगा। प्रोसेस मॉडलिंग एक्सप्लेन्स हाउ वर्क इज डन, कैसे काम हो रहा है ये समझाना है। डीएफडी में क्या है कि हम फ्लो दिखा रहे हैं यूजिंग द डायग्राम। क्लियर हुई मेरी बात? ये वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है प्रोसेस मॉडलिंग, लेकिन डीएफडी आपका ड्रॉन, मस्ट बी ड्रॉन, वो आपका रिटन में ही होगा, मतलब ड्रॉ करके ही होगा। और प्रोसेस मॉडलिंग एक ब्रॉड कंसेप्ट है और डीएफडी आपका एक स्पेसिफिक टूल है जो कि हम ये मैप बना के यूज करेंगे, जो कि डायग्राम करके वो हम आगे देखेंगे, तो इतना मैं उधर फोकस नहीं कर रही। प्रोसेस मॉडलिंग में क्या कि आपको समझ आ जाए, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे क्या फोकस ऑन डेटा फ्लो, हमें डेटा का फ्लो अच्छे तरीके से क्लियरली रिप्रेजेंट करते हुए दिखाना है। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएफडी। वेरी फर्स्ट वन इज फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल डीएफडी। देखो जी, फिजिकल से आपको नाम समझ आ रहा होगा कि दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एनी फिजिकल एंटिटी, कोई चीज मतलब फिजिकली प्रेजेंट हो, ऐसा हम एक इंग्लिश में मतलब समझ सकते हैं फिजिकल का। एक लेमैन लैंग्वेज में, और वी कैन से कि हम अगर लैंग्वेज पे बात करें तो फिजिकल मीन्स थिंग व्हिच इज फिजिकली प्रेजेंट। एम आई क्लियर? एंड लॉजिकल का मतलब होता है कोई चीज जो जहां पर कोई लॉजिक हो, या समथिंग लाइक जहां पर हम अपना दिमाग लगाए कि भाई क्या क्या हो रहा है, एक पूरा फ्लो हो, एक लॉजिक, ये हम समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक कोर मीनिंग बता रही हूँ, इसके वर्ड पढ़ के इंग्लिश का मतलब बता रही हूँ और कुछ भी नहीं बता रही। हमारे सिस्टम में इसका थोड़ा सा डिफरेंट मतलब होगा, लेकिन याद रखने के लिए ये आपके पास टेक्निक हो सकती है कि फिजिकल मीन्स देयर मस्ट बी एनी फिजिकल एंटिटी प्रेजेंस, एंड लॉजिकल मीन्स कि वहां पे कोई लॉजिक होगा। तो इससे आप याद करने में आपको ये मदद करेगा। याद भी मेरे को करवाना है, दैट मीन्स मैं आपको एक थोड़ी थोड़ी हिंट दे रही हूँ जिससे कि आप चीजों को याद कर सको। उसके बाद जो इनका एक्चुअल मीनिंग है वो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले देखो, पीडीएफडी क्या होता है, मतलब फिजिकल डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। इट शोज हाउ डेटा मूव्स फिजिकली इन द सिस्टम, फिजिकली कैसे मूव हो रहा है। इट फोकस ऑन पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब क्या कि ये सारी चीजें फिजिकली प्रेजेंट, हम कहेंगे कि भाई इन इन चीजों के थ्रू हमारा डेटा फ्लो कर रहा है। अब पीपल क्या एक फिजिकल एंटिटी है, हार्डवेयर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भैया फिजिकली देखा जाए तो हमारा डेटा कैसे फ्लो हो रहा है सिस्टम के अंदर, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं फिजिकली, तो ये हमारा फिजिकल डीएफडी के अंदर आता है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ और समझो। एग्जाम्पल देखो, स्टूडेंट फाइल्स फॉर्म, clerk enters data stored in computer. So we are talking about the physical entities which are present in this diagram, जहां से हमारा डेटा फ्लो कर रहा है। जैसे पहले स्टूडेंट ने फिल फॉर्म करा, तो स्टूडेंट हमारा क्या है, एक एंटिटी है जो कि किसमें प्रेजेंट है, हमारे सिस्टम के अंदर, जहां से डेटा फ्लो हो रहा है। सिस्टम के अंदर डेटा कहां से जा रहा है, स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट क्या है, एक फिजिकल एंटिटी है। मेरी बात क्लियर हुई? यहाँ पर इनपुट कहां से मिल रहा है, स्टूडेंट से, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद क्लर्क ने एंटर करा डेटा, तो क्लर्क भी किसका पार्ट हो गया, सिस्टम का पार्ट हो गया, फिजिकल डीएफडी का। उसके बाद डेटा कंप्यूटर में स्टोर हो रहा है, ये सारा हमारा प्रोसेस फिजिकल डीएफडी के अंदर आएगा। व्हाई सो? बिकॉज इट क्लियरली रिप्रेजेंटिंग डेटा मूव फिजिकली इन द सिस्टम। जो ये लाइन हमने ऊपर पढ़ी, इसको क्लियरली वो रिप्रेजेंट कर रहा है। Am I clear? Am I making sense? Shows how work is actually done, कि काम कैसे हो रहा है, एक्चुअली कहां से कहां जा रहा है, किस व्यक्ति के बाद किधर जा रहा है, कौन से हार्डवेयर डिवाइस के पास जा रहा है, फिर कौन से हमारे सॉफ्टवेयर डिवाइस के पास जा रहा है, फिर कौन से स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो रहा है, फिर बाद में आउटपुट किसके पास आ रहा है। तो जो सी हमारी एंटिटीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो हमारे फिजिकल डीएफडी का पार्ट होंगे। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे और भी क्लियर होगा व्हेन वी डिफरेंशिएट पीडीएफडी एंड एलडीएफडी। ओके, understand. Logical data flow diagram. Logical DFD shows what the system does. सिस्टम क्या कर रहा है, इंग्लिश को समझो। व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम क्या कर रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो कैसे कर रहा है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम कर क्या रहा है, सिस्टम करता क्या है। मेरी बात क्लियर हुई? हाउ और व्हाट में बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। सो नॉट हाउ इट इज फिजिकल डन, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि फिजिकली वो कैसे हो रहा है, कौन कौन चीजें इन्वॉल्व है, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, कौन से आदमी ने लिया, फिर कहां गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट व्हाट द सिस्टम डज, हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। हाउ द सिस्टम डज हमें नहीं मतलब। मेरी बात क्लियर हुई? बात समझ आई? इंग्लिश को समझो।
व्हाट और हाउ में डिफरेंस समझो. अगर व्हाट है दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल डीएफडी, एंड जब बात करते हैं हाउ की तो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डीएफडी. क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पर. सो लॉजिकल डीएफडी आंसर्स व्हाट डेटा कम्स इन, व्हाट हैपेंस टू इट एंड व्हाट कम्स आउट. कहां से हमारा डेटा आया, कहां को गया, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या हम लोगों ने उसको प्रोसेस में लेकर गए, क्या चीजें चेंज हुई, कहां हमने स्टोर करा, और लास्ट में वो आउटपुट किसको मिल रहा है वो डेटा. ये हम कंसर्न होते हैं हमारा लॉजिकल डीएफडी का. हम आगे बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे जहां पर हम डीएफडी बनाना सीखेंगे. सो आई होप कि यहाँ तक इतना क्लियर हो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट. That means we are talking about logical DFT. And when we are concerned about how it is physically done, that means we are talking about physical DFT. आई होप इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बहुत ही सरल भाषा में समझाया. कोई मैंने यहाँ पे तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा नहीं समझाया. बहुत इजी तरीके से समझो कि क्या फिजिकल है और क्या लॉजिकल है. फिजिकल में स्टूडेंट आ गया, दैट मीन्स फिजिकल डीएफडी. कितना इजी लर्न करने का तरीका और क्या क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, ये सारा हमारा व्हाट के अंदर आता है जब हम लॉजिकल डीएफडी की बात करते हैं. ठीक है जी. उसके बाद बड़े ध्यान से एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लॉजिकल डीएफटी का, इससे चीजें और क्लियर होंगी तुमको. एग्जाम्पल क्या है, टीचर कैलकुलेटिंग अटेंडेंस. ओके, इनपुट देखो, स्टूडेंट अटेंडेंस एंट्रीज, ये आपका इनपुट हो गया. जो भी उन्होंने स्टूडेंट की एंट्रीज डाली वो आपका क्या है, डेटा, जो आपका इनपुट है. ये हम लॉजिकल डीएफडी की बात करेंगे. यहाँ पे टीचर इन्वॉल्व नहीं होगी. जो उसने डेटा डाला वो हम इस लॉजिकल डीएफडी के अंदर इंक्लूड करेंगे. वी आर नॉट इन्वॉल्विंग द टीचर, एंड इफ वी आर इन्वॉल्विंग द टीचर दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डीएफडी. सो मेक श्योर कि कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए यहाँ पे चीजें दोबारा समझा रही हूँ. इनपुट में हमने क्या लिया, स्टूडेंट अटेंडेंस की एंट्रीज, जो भी उसने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली वो सारी एंट्रीज आई. उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या आएगा, कैलकुलेट टोटल अटेंडेंस. जो भी हमारा प्रोसीजर है जिसके अंदर हम अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं कि एक स्टूडेंट की कितनी परसेंट है, 30% है, 70% है, 85% है, वो कैलकुलेशन का काम होगा. दैट मीन्स इनपुट के बाद हम प्रोसेसिंग वाले स्टेज के ऊपर आ गए. मेरी बात क्लियर हुई यहाँ तक. उसके बाद आउटपुट क्या होगा, अटेंडेंस रिपोर्ट, जो कि लास्ट में रिपोर्ट कैलकुलेट होकर आती है कि योर स्टूडेंट इज डिबार्ड या फिर वो अलाउड है एग्जाम के लिए, क्या सिचुएशन है. तो वो हमारी पूरी रिपोर्ट लास्ट में कंप्लीट होकर हमें मिलती है. दैट मींस वी आर फॉलोइंग अ प्रोसीजर. सबसे पहले इनपुट लिया, प्रोसीजर के पास प्रोसेस हुआ उसका, देन हमारे पास आउटपुट मिला. दैट मींस हम किस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाट द सिस्टम डज. सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम अटेंडेंस कैलकुलेट करके हमें दे रहा है. सो ये जो हमारा प्रोसीजर आएगा ये हमारा लॉजिकल डीएफडी का पार्ट है. एम आई क्लियर, एम आई मेकिंग सेंस? जहां डाउट है वहीं वीडियो को पॉज करो. आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो फटाफट से उस चीज का आपको फायदा लेना और फटाफट से पूछो अगर डाउट है तो. ओके, और समझ आया तो भी बताओ, वो भी बहुत एसेंशियल है कि अगर समझ आया तो अभी के अभी मेरे को बताओ. एंड यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन लिखी है जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाएगी. थोड़ी सी भी शंका अगर होगी तो, यू डू नॉट केयर हु एंटर्ड द डेटा. एज आई टोल्ड यू बिगिनिंग में ही कि वी आर नॉट कंसर्न कि किस टीचर ने डाला है, कौन टीचर है, क्या कर रही है, हमें कोई मतलब नहीं है. कैसे हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है. क्या हो रहा है, व्हाट द सिस्टम डज, कर क्या रहा है, उससे हमें मतलब है. मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पर. सो हु एंटर्ड द डेटा, वी डोंट केयर. विच कंप्यूटर वॉज यूज, कौन सा हमारा कंप्यूटर यूज हुआ, कौन सी ब्रांड का हुआ, कैसा उसका प्रोसीजर, हमें कोई मतलब नहीं है. थर्ड, विच सॉफ्टवेयर कैलकुलेटेड, हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी से कोई मतलब नहीं है. सो यू ओनली केयर अबाउट द लॉजिक. हम लॉजिक के बारे में कंसर्न है. तो जब हम लॉजिक के बारे में बात करें दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल डीएफडी. और जहां पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस की, स्टोरेज डिवाइस की, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डीएफडी. आई होप इतनी बार रिपीट करने के बाद एग्जाम में जब आप लिखोगे कि जब आपके ऊपर डीएफडी के बारे में आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप स्टार्टिंग करोगे डीएफडी की डेफिनेशन से, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद आप बात करोगे कि भैया देयर आर टू टाइप्स, फिजिकल डीएफडी, लॉजिकल डीएफडी. फिर आपको मेरी याद 100% आएगी कि भाई यहाँ पर हमें जो उन्होंने बताया था, जो डिफरेंशिएशन उन्होंने बताया था वो हमें यहाँ पे लिख के देना है. सो आई होप अब आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा हो कि भाई मेरा क्या माइंडसेट है, कैसे याद करवाना है. क्लियर हुई मेरी चीज, यहाँ पर बात समझ आई आपको. अब जहां आपको लगे कि आपका क्वेश्चन 15 मार्कर का है, सो यू नीड टू गिव द डिफरेंशिएशन ऑल्सो. बिलीव मी, कोई मार्क्स नहीं देगा अगर 15 मार्कर के अंदर आपने इतनी सारी मेहनत नहीं करी तो. मैं तो साफ कहती हूँ कि आपको शीट्स भरनी है.
15 मार्कर में कुछ तो दिखे कि कितना आता है आप लोगों को। सो वहां पर आप लोगों को वो जो मैंने पहले इतना बताया, उसके बाद डिफरेंशिएशन के 3 पॉइंट लिख दोगे तो कुछ नहीं जाएगा। बिलीव मी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, हमें वही चाहिए। ठीक है, बिलीव मी, पास होने में और बैक आने में ना कभी कभार 1 नंबर का भी फर्क होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 नंबर से उनकी बैक आ जाती है, तो हमने तो वो काम ही नहीं करना। ठीक है, तो इसको भी आप लिख कर आओगे। फिजिकल डीएफडी, हाउ इट हैपेंस, हु डज इट, यूजिंग विच डिवाइस, सॉफ्टवेयर, वेयर इट इज स्टोर्ड, ये सारी बातें आपको फिजिकल डीएफडी बताता है। लॉजिकल के अंदर व्हाट हैपेंस, होता क्या है जी। सो व्हाट डेटा इज नीडेड, व्हाट प्रोसेसिंग इज डन, व्हाट इज द रिजल्ट। डीएफडी, लॉजिकल डीएफडी की बात करें, डिफरेंशिएशन में भी लिख सकते हो। फिजिकल में शोज हाउ सिस्टम वर्क्स, लॉजिकल डीएफडी में शोज व्हाट सिस्टम डज। फिजिकल के इंक्लूड हार्डवेयर एंड द पीपल, लॉजिकल डीएफडी में नो हार्डवेयर डिटेल्स। फिजिकल में इंप्लीमेंटेशन फोकस्ड एंड लॉजिकल में लॉजिक फोकस्ड। तो ये जितना भी हमने ये स्लाइड में देखा, ये हमारा कंक्लूजन है जो कि मैंने अभी तक आपको समझाया। तो आई होप कंक्लूजन क्लियर होगा, पहले की स्लाइड्स क्लियर होंगी। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएफडी के कंपोनेंट्स। जो हम सिंबल की हमने बात करी थी ना, कि हमारे पास पूरे वैलिड सिंबल्स होते हैं जिनको हमें पता होता है कि ये सिंबल हम किस लिए यूज कर रहे हैं, तो वो सिंबल किसको क्या डिनोट करता है, क्या मतलब है, कैसे डीएफडी बनता है, ये हम बात करेंगे। हम यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले वाले स्टेप पर हैं अभी भी। क्या था हमारा पहला स्टेप, रिक्वायरमेंट गैदरिंग का। तो यहाँ पर हम जब डीएफडी बनाएंगे तो हमारी ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बनी होनी चाहिए, अदरवाइज हमारे आगे के जितने भी स्टेप होंगे हमारे एसडीएलसी के, वो सारे गलत होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो पहले की इंफॉर्मेशन है वही ठीक नहीं है। सो ये चीज का हमने बहुत ध्यान देना है कि हमारे डीएफडी, हमारे रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग का प्रोसेस है, बहुत अच्छे तरीके से हो। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पे? अब देखो, आपके स्क्रीन के सामने एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए, स्टूडेंट हमने लिखा, ये वही है, चलो वो तो नहीं, रिजल्ट का एग्जाम्पल है, अटेंडेंस नहीं। स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है जी, इन्होंने अपनी डिटेल्स दी, एक सर्कल बनाया हुआ है, वहां पे हमने दिखाया कि यहाँ पे प्रोसेस होता है, मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट करके देंगे हम। बाद में जो भी रिजल्ट बनेगा वो हम रिजल्ट रिकॉर्ड करके एक जगह स्टोर कर देंगे, डेटा स्टोरेज डिवाइस में वो जाके स्टोर हो जाएगा जहां भी होगा। उसके बाद जब भी हमें वो रिलीज करना होगा तब वो आउटपुट रिलीज करेंगे, दैट मीन्स रिजल्ट अपने स्टूडेंट्स को वापस से। तो ये हमारा सिस्टम का काम होने वाला है। मेरा सिस्टम ये चीजें करेगा, ठीक है। अब मैंने ये सारी चीजें अपने उसको बताई, जो कि मेरा ये सिस्टम डेवलप करेगा, माय डेवलपर को। तो मैं उसके लिए क्लाइंट हूँ, मैं बोलूंगी जी भैया मैं तो ऐसे ऐसे करके रिजल्ट मेरे को चाहिए, मैं आपको डिटेल्स दूंगी, आप रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करके मेरे को आउटपुट देना। अब वो कैसे डीएफडी बनाएगा, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का हमारा पहला वाला स्टेप है, उसको वो कैसे ये सारी चीजें बनाएगा, वो ऐसे बनाएगा। बात क्लियर हुई? क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला कि हमें क्या बनाना है, डीएफडी बनाना होगा। जब भी हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं तो वो ऐसे डीएफडी बना के देगा। अभी समझ आया? अब आप कहोगे यार मैम आपने एक जगह रेक्टेंगल बना दिया, एक जगह सर्कल बना दिया, एक जगह पता नहीं क्या बना दिया, क्या है ये? तो अब समझना ध्यान से, ये एग्जाम्पल पहले इसलिए लिए कि एक बार एग्जाम्पल समझ आ जाएगा तो आगे जब सिंबल्स के मतलब समझाऊंगे आप लोग रिलेट कर पाओगे। एंड आई वांट कि आप इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि रिलेट करने वाला काम आप अच्छे से कर सको। बिलीव मी, एक बार ढंग से सुन लिया कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि कैसे क्या होता है, बिकॉज आई नो कितनी मुश्किल आती है, कुछ कुछ तो बिल्कुल ही ऊपर से चीजें ले जाते हैं, बट आई वॉन्ट कि एकदम ढंग से समझो तुम, ठीक है। तुम्हें पता चल गया कि हम क्या अपने क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे सिस्टम क्या बनवाना है, हमें क्लियर हो गया। अब डीएफडी कैसे बनाएंगे, ये हमारा मेन काम है। अब देखो जी, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने पहले बताया। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल एंटिटी की, जो कि है स्टूडेंट। एम आई क्लियर? एक्सटर्नल एंटिटी कौन है? स्टूडेंट, जिससे हमें इनपुट मिलेगा। So in the diagram, the rectangle labeled student represents the external entity. Now relate करो, जहां भी आपको रेक्टेंगल दिखेगा that means we are talking about an external entity। और इस हमारा एग्जाम्पल था, इसके अंदर एक्सटर्नल एंटिटी कौन था? स्टूडेंट, जिससे हम इनपुट लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई? तो रेक्टेंगल आप जब बनाएंगे, जब आप एक्सटर्नल एंटिटी को डिनोट करेंगे, इसको फटाफट से नोट कर लिया जाए कि रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है। अब देखो क्या लिखा है, एन एक्सटर्नल एंटिटी इज अ पर्सन और सिस्टम आउटसाइड द मेन सिस्टम। ये आउटसाइड द मेन सिस्टम की मैं बात करी, वाई? सो बिकॉज इट्स एन एक्सटर्नल एंटिटी, जहां से हम
क्या लेंगे, डेटा रिसीव करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखो, इट ईदर प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम और रिसीव डेटा फ्रॉम द सिस्टम। शुरुआत में बिगिनिंग के अंदर आप एग्जाम्पल में देखो तो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया स्टूडेंट का, जहां से हम अपना आउट इनपुट ले रहे हैं। तो हमने जब इनपुट लिया तो वो हमारा क्या हुआ कि हमने डेटा रिसीव करा, किससे, स्टूडेंट से, एक्सटर्नल एंटिटी से। तो पहला काम तो ये हो गया, और लास्ट में जो रिजल्ट हमारा बन के तैयार है वो भी हमने किसको प्रोवाइड करा, स्टूडेंट्स को। दैट मीन्स जो हमारा फाइनल आउटपुट था वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी एक्सटर्नल एंटिटी को, या कोई और भी एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है। तो एक्सटर्नल एंटिटी के दो काम है, वो आउटपुट भी रिसीव करता है हमसे और हमें इनपुट भी प्रोवाइड करता है। तो दो काम है, रिसीवर के भी और प्रोवाइडर के भी। मेरी बात क्लियर हुई? एक्सटर्नल एंटिटी का यूज दो जगह आएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल के बिहाफ पे करो, हमेशा के लिए मत सोचना, एग्जाम्पल पे फोकस करो। पहले स्टूडेंट ने डेटा दिया और लास्ट में जो भी हमारा जो काम था सिस्टम का, जो भी हमारा आउटपुट बना, वो भी किसने रिसीव करा, हमारे स्टूडेंट ने। तो एक्सटर्नल एंटिटी के दो काम हो गए, इसलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे वैलिड है कि इट ईदर प्रोवाइड्स डेटा टू द सिस्टम और रिसीव्स डेटा फ्रॉम द सिस्टम। दो काम है जी। तो दोनों कामों को यहाँ पे फिट करना है अपन ने, कि जहां भी हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी की, तो हमें लिखना ही लिखना है। वहां पर हम और कुछ नहीं कर सकते कि भैया क्या हो गया क्या नहीं, ये करना है। बात क्लियर हुई मेरी? यहाँ पे ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी एंड होने दो, बट तुम्हें ये समझ आना चाहिए, वरना कोई यूज नहीं है। समझ आई मेरी बात? अब बड़े ध्यान से देखो, इन दिस एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया वही चीज यहाँ पे लिखी है, मैं रिपीट नहीं कर रही। नेक्स्ट स्लाइड पे आए। सेकेंड क्या है, डेटा फ्लो स्टूडेंट डिटेल। अब डेटा कहां से फ्लो कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो हमने एरो ऐसे बनाया। ध्यान से एग्जाम्पल वाली स्लाइड को दोबारा देखो, हमारा इधर एरो है, दैट मीन्स हमारा डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर मेरा डेटा मतलब अगर मेरा जो ये एरो है ये अपवर्ड से डाउनवर्ड से वर्टिकल बना, दैट मीन्स ऊपर से नीचे हमारा डेटा फ्लो कर रहा है। तो डेटा कहाँ फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, हम एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पर? सो डेटा फ्लो स्टूडेंट डिटेल्स, द एरो लेबल्ड स्टूडेंट डिटेल्स। एग्जांपल के अंदर जहां पे हमने स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ से पास आउट हो रही है, जो हमने डेटा लिया स्टूडेंट डिटेल्स का, वो ऐसे इधर जा रहा है। तो हमने जहाँ पे स्टूडेंट डिटेल का जो एरो हमने दिखाया है, वो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो क्या शो कर रहा है कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है। सो कहाँ गया ये रहा, द एरो लेबल्ड स्टूडेंट डिटेल्स रिप्रेजेंट डेटा फ्लो। मेक श्योर डेटा फ्लो से आपको समझ आए कि हम एरो की बात कर रहे हैं, एरो रिप्रेजेंट करता है। डेटा फ्लो शोज मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर, एक कंपोनेंट से दूसरे से कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में, वो हमारा ये डेटा फ्लो का एरो शो करता है। स्टूडेंट सेंड स्टूडेंट डिटेल्स टू द सिस्टम, तो एरो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या, स्टूडेंट डिटेल्स क्या हो सकती है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, यही सारा हम लोगों ने इनपुट लिया होगा और कैसे फ्लो कर रहा है वो हमने देखा यहाँ पे। सो द एरो शोज डेटा एंटरिंग द सिस्टम। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमने अब तक दो सिंबल्स को समझ लिया। रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल एंटिटी, जिसके दो काम होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, याद कर लीजिएगा। दूसरा है हमारा डेटा फ्लो, जो कि हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, याद कर लीजिएगा। याद हो भी गया होगा, इतनी कोई भारी इसमें इंग्लिश नहीं है और ना ही इसमें साइंस है, तो याद हो सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। प्रोसेस हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं सर्कल बनाया, दैट मीन्स हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने सर्कल बनाया, तो वहां पे क्या लिखा था कि कैलकुलेट रिजल्ट। यहाँ पे हमारा रिजल्ट कैलकुलेट होगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होगा वो वहां पे हमारे ये काम करके देगा। तो जो प्रोसेस हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरी बात यहाँ पे क्लियर हुई? अब देखो, द सर्कल लेबल कैलकुलेट रिजल्ट रिप्रेजेंट द प्रोसेस। बात समझ आई? रिलेट कर पा रहे हैं? अब इसके क्या काम है, प्रोसेस इज द वर्क डन ऑन द डेटा। प्रोसेस क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, हमारे जो भी कैलकुलेशन हमने करी हमारे रिजल्ट के लिए डेटा के ऊपर, या जो भी हमने करा वो हमारा किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रोसेस है हमारा, वो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट को हम डायरेक्ट आउटपुट तो नहीं बना पाएंगे ना, एक प्रोसीजर होगा, एक प्रोसेस होगा, तो वो कैसे होगा वो हमने यहाँ पे समझा। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पर आप सभी को? तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो। सो इन द एग्जाम्पल, द सिस्टम परफॉर्म द टास्क कैलकुलेट रिजल्ट। नाउ वही जो आपको सर्कल वाला बताया, द सिस्टम चेक मार्क्स, कैलकुलेट परसेंटेज, डिटरमाइन पास, फेल और ग्रेड, ये सारे चीजें प्रोसेस में आएंगी हमारी, जैसे मैंने आपको बताया। सो दिस प्रोसेस कन्वर्ट स्टूडेंट डिटेल्स इनटू द रिजल्ट।
ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा प्रोसेस होता है जिसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप चीजें क्लियर हो रही हूँ, बिकॉज आई एम पुटिंग माई 100% एफर्ट्स कि आप इसी वीडियो में आपको ये याद हो जाए, दोबारा आपको ये ना सोचना पड़े कि यार वो टॉपिक मेरे को आता है नहीं आता, वो मेरे को नहीं चाहिए। आई वॉन्ट कि आप एक बार कंसेंट्रेशन समझे और चीजें क्लियर हो जाए, एंड आई वॉन्ट कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये आया कि नहीं आया, तो दोबारा समझना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए, आई होप चीजें समझ आ रही हूँ, बिकॉज बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझेंगे ना कि भैया हमें तो क्लियर करना है और हमारा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इतना फालतू तो करवा ही नहीं रही ना भैया। मैं तुम्हें समझाऊं कि इतने हार्ड एग्जाम्पल्स लिया, इतने हार्ड डीएफडी लिया हूं, तो तुम्हें लगे भी यार बस की नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ईजी है, कर ही सकते हैं अपन। क्लियर? चलिए ध्यान से समझेंगे अब। फोर्थ, द लास्ट वन, द लास्ट कंपोनेंट क्या कहता है? डेटा स्टोर। भाई डेटा कहीं स्टोर भी तो करवाएंगे ना। जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें तो बहुत ही प्यारा सा हमने सर्कल सर्कल ये जैसे बना के रख दिया है कि भैया यहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर कराएंगे, लेकिन हमारा सिंबल ये नहीं होता। हमारा डीएफडी का सिंबल होता है पैरेलल लाइंस, जो कि मैंने बिल्कुल उसके साथ में आपको यहाँ पे बना के दी है। ये मैंने डायग्राम कहीं से उठाया, तो इसलिए ये पहले बना हुआ था, इसलिए मैंने इसके एकदम साइड में आपको पैरेलल लाइंस बना के दी कि आपके जो सिंबल है ना, जो कि अलॉट करा गया है डेटा स्टोरेज के लिए, वो पैरेलल लाइंस होती है। तो पैरेलल लाइंस आपको बनानी होंगी, ठीक है जी, और उसके अंदर लिखना होगा कि रिजल्ट रिकॉर्ड यहाँ पे होगा हमारा रिकॉर्ड। अब देखो ध्यान से, द डेटा स्टोर सिंबल लेबल्ड रिजल्ट रिकॉर्ड रिप्रेजेंट वेयर डेटा इज स्टोर्ड, कि जो हमने प्रोसेस करा हमारे इनपुट को, जो भी हमने उस पर काम किया, उसको हम फाइनली कहीं स्टोर भी तो करवाएंगे ना। तो जहां हम उसको स्टोर करवाएंगे वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? विद द हेल्प ऑफ टू पैरेलल लाइंस। क्लियर? जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस होगा उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो अ डेटा स्टोर इज अ प्लेस वेयर डेटा इज सेव फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में यूज हम कहां से करेंगे? हम अपने जहां भी हमने स्टोर करा है वहां से हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे और हमें लास्ट में आउटपुट मिलेगा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि कैसे हम डेटा स्टोरेज का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा स्टोर, डेटाबेस, फाइल्स, रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें हमारी डेटा स्टोरेज के अंदर ही आती हैं। सो हियर द कैलकुलेटेड रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द रिजल्ट रिकॉर्ड डेटाबेस। Am I clear? Am I making sense? So the flow is process sends result to data store, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा। तो कोई भी यहाँ पे नई चीज नहीं थी, वही सेम था जो हमने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में देखा। अब एग्जाम्पल वाली स्लाइड पे दोबारा आओ और ध्यान से इसको एनालाइज करो। स्टूडेंट को बनाया रेक्टेंगल के अंदर, क्यों? क्योंकि इट्स एन एक्सटर्नल एंटिटी। हमने एरो बनाया क्यों? क्योंकि डेटा फ्लो हमारा किसकी तरफ अब जा रहा है? प्रोसेस की तरफ। डेटा हमारा कहाँ से फ्लो करा? स्टूडेंट टू प्रोसीजर, प्रोसेस वाला पार्ट। प्रोसेस हमने सर्कल से रिप्रेजेंट करा, वहां से फिर हम एरो लेके गए कि यहाँ से हमें प्रोसेस से क्या मिला? रिजल्ट। और एरो हमें कहाँ लेके जा रहा है? हमारे पैरेलल लाइंस की तरफ, जो कि रिजल्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे हमारा जो भी हमारा डेटा यहाँ से आया प्रोसेस होके, हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, रिजल्ट को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। फिर जब स्टोर हो गया, हमें फिर आउटपुट चाहिए, तो वो हमने फिर एरो करा स्टूडेंट की तरफ और वहां पे हमारा उसको स्टूडेंट को आउटपुट दे दे, जो कि रिजल्ट था। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट सिस्टम ऐसे वर्क करेगा। ये हमारा डीएफडी है। तो ये हमारा आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर करा। क्लियर? इसके ऊपर आपको 15 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, 7.5 मिल सकता है, और 3 के अंदर आपको डिफरेंशिएट करने को मिल जाएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन पीडीएफडी एंड एलडीएफडी। क्लियर? तो ये एक वीडियो आपके पास सारा सोल्यूशन लेकर आ गया। ER एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, नाउ यू कैन सी अ डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पे लगाया है। इसको बड़े ध्यान से समझना, इसमें चीजें लिखी हुई हैं। इमेजिन वी वांट टू क्रिएट अ कॉलेज डेटाबेस सिस्टम, सो वी हैव टू इमेजिन। देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें एक ना डेटाबेस तैयार करना है, किसके? कॉलेज का। सो वी नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन लाइक स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर डिटेल्स, कोर्स डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स हमें वहां पे स्टोर करनी। दीज आर द डेटा जो हमें मिलेगा और हमें वहां पे स्टोर करवाना है। बाद में जो प्रोसेस होगा वी विल सी। Randomly stored data becomes confusing and messy. Like if I am getting the data and I'm storing it in anywhere, so there is a chance कि जब मैं उस डेटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा chaos हो कि मेरे को पता ही नहीं कि मैंने उस डेटा को कहाँ स्टोर करा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका फोन की स्टोरेज आपकी भर जाती है, तो आप पेन ड्राइव से अपने लैपटॉप में शेयर कर देते हो, पेन ड्राइव में स्टोर कर, अपने लैपटॉप में स्टोर कर देते हो। लैपटॉप में आपने किसी भी फोल्डर में रैंडमली अपनी वो सारी फोटोज डाल दी
और जब आपको जरूरत है आप सर्च कर रहे हो तो आपको मिल नहीं रहा कि भैया मैंने कौन से फोल्डर में डाला, कहाँ प्लेस करा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो दैट विल बी अ क्योटिक सिचुएशन, आपको नहीं पता कहाँ क्या रखा है. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चीजों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में हर जगह स्टोर करें, सो दैट इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट देयर विल बी नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है. सो बिफोर क्रिएटिंग द डेटा बेस वी फर्स्ट प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा. हम कोई भी चीज करने से पहले, हम डेटा बेस क्रिएट करने से पहले हमेशा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं कि हमें अपने डेटा को कहाँ स्टोर करना है, कैसे क्या होगा, हम पहले से करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ SDLC, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का. गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा समझो यहाँ पे क्या लिखा है. दिस प्लानिंग इज डन यूजिंग एन ER डायग्राम. हम जो ये प्लानिंग करते हैं वो ER डायग्राम की हेल्प से ही करते हैं, हम ER डायग्राम ही बना रहे होते हैं. क्लियर हुआ? ER डायग्राम किस लिए हमें चाहिए? बिकॉज हमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है, क्या दूसरे सारी चीजों के साथ उसका रिलेशन है, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, हमें सब पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ER डायग्राम. बिकॉज ER डायग्राम हमारा कंसेप्ट ही इसलिए कि हमें ये सारी चीजें करनी है. अब और आगे बढ़ते हैं और समझ आएगा. ये तो आपको एक मैंने थोड़ा सा एकदम कहते हैं ना आइडिया दे दिया कि किस तरीके से आगे हमने चलना है. अब देखो क्या लिखा है. ये ER डायग्राम है जिसमें हमने एक स्टूडेंट, एक एंटिटी है जिसने इनरोल करा. ये बीच में हमने रिलेशनशिप बता दिया कोर्स और स्टूडेंट के बीच में. ये एक स्टूडेंट इनरोल कर रहा है कोर्स के अंदर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन कोर्स की ID डिटेल, स्टूडेंट का ID, नेम, एज, कहाँ क्या क्या स्टोर कर रहे हैं. बीच में टीचर दिखाया कि इसमें इसका क्या रिलेशन है, टीचर की ID नेम. तो हमने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भैया क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन है, कहाँ डेटा हमारा स्टोर होगा, हम कहाँ क्या करवाएंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने सब कुछ बना के देख लिया. सो बिफोर क्रिएटिंग द डेटा बेस वी फर्स्ट प्लान द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा, कि हम डेटा को कहाँ स्टोर करवाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, ये सब कुछ हम ER डायग्राम के हेल्प से कर रहे होते हैं. This planning is done using an ER diagram. I am considering कि अभी भी आपको चीजें क्लियर नहीं हुई, अभी भी आपको 20% मेरी बात समझ आई है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कोई बात नहीं, 20 आए कोई बात नहीं. अब आगे जब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो आपको और समझ आएगा. बड़े ध्यान से देखो. ER डायग्राम, what is an ER डायग्राम? 3 मार्कर क्वेश्चन है ये. An entity relationship diagram is a graphical representation of how data is organized in a database. Database को समझ लो कि भाई ऐसी जगह जहां पर हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं. आगे आपका जब सेमेस्टर 5 आएगा आपके पास एक पूरा सब्जेक्ट होगा डेटाबेस को समझने का कि हाउ वी कैन क्रिएट अ डेटाबेस. उसमें क्या क्या आपकी SQL के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे क्वेरीज आप पास करोगे, वो हम पढ़ेंगे. हम नहीं जा रहे डेटाबेस के अंदर. अभी जो हमारा मेन गोल है वो इतना सा है कि हम डेटाबेस क्रिएट करने से पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. डेटा को कैसे स्टोर करना है वो हम ER डायग्राम के हेल्प से करते हैं. बाकी हमें किसी बात से कोई मतलब नहीं कि क्या होता है डेटाबेस, क्या नहीं होता, हमें नहीं जानना. ठीक है. सो इट शोज कि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने आगे पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया कैसे हमने बॉक्स में स्टूडेंट लिखा, कैसे रेक्टेंगल शेप में क्या था, क्या उसमें डायमंड में क्या लिखा था, आगे पढ़ेंगे कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट करते हैं. बट राइट नाउ वी आर गेटिंग वन पॉइंट दैट इट्स एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड. हमेशा कीवर्ड्स को पकड़ो. कीवर्ड समझ आ गया तो लाइन बनाने में तो तुम उस्ताद हो, उसमें मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी. सो की कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे. सो इसमें क्या, इट शोज एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप. मैंने अभी एग्जांपल दिए जिसमें मैंने एंटिटीज बताया कि द ऑब्जेक्ट्स वी वांट टू स्टोर डेटा अबाउट, जिसके बारे में हम डेटा को स्टोर करने वाले हैं. आगे और पढ़ेंगे, घबराना नहीं. दूसरा एट्रीब्यूट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स. जो ऑब्जेक्ट्स हमने बात की, जिन एंटिटी की हमने बात की, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे. और थर्ड वन इज रिलेशनशिप, कि वो ऑब्जेक्ट्स कैसे कनेक्टेड हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप. डोंट वरी, विल डिस्कस. इतना समझ आएगी ER डायग्राम क्या होता है, काफी है. अब देखो नेक्स्ट स्लाइड. आपको एक एग्जाम्पल दिया जो मैंने पहले वाले, वही वाली पिक्चर यहाँ पे. इसमें आपको क्या रिलेट करना है कि इसमें एंटिटी क्या है, स्टूडेंट, बिकॉज इट्स द ऑब्जेक्ट विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डेटा ले रहे हैं, वो स्टूडेंट है. तो एंटिटी क्या हो गया, स्टूडेंट. एट्रीब्यूट क्या है उसका, उसके बारे में प्रॉपर्टीज क्या है, स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एज, जो उसके बारे में बताए वो उसके एट्रीब्यूट्स.
आपका एट्रीब्यूट क्या है? आपका नाम, आपका फोन नंबर या जो भी आपका सब कुछ है वो आपके एट्रीब्यूट्स है। इन द सेम वे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। थर्ड वन इज रिलेशनशिप। क्या रिलेशन है उस ऑब्जेक्ट का बाकी सारी चीजों के साथ? तो कोर्स के साथ क्या रिलेशन है कि वो इनरोल कर रहा है, दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप इज रिटन एज स्टूडेंट इनरोल्स इन कोर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इससे आपको समझ आया कि एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और हमारी रिलेशनशिप क्या है। और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी कुछ भी नहीं है, बट मैंने कैसे आपको ये पीपीटी में स्लाइड्स दी हैं जिससे कि शुरुआत में एक आइडिया मिले और आगे जाते जाते क्लियर होती जाए चीजें, अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो। क्लियर हुई मेरी बात? आगे देखो, दिस रिलेशनशिप शोज हाउ द डेटा इज कनेक्टेड इन द डेटाबेस, द मेन पर्पस ऑफ दिस ER डायग्राम। नाउ नेक्स्ट, वाई ER डायग्राम इज यूज्ड, हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत आन पड़ी कि इनको बुलाना पड़ा? तो सबसे पहला, इट हेल्प्स अस टू डिजाइन डेटाबेसेस इजीली। इसकी हेल्प से हम डेटाबेस बहुत इजीली बना पाएंगे बिकॉज वी नो वेयर वी हैव टू स्टोर द डेटा। हमें ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हमें मैनेज कैसे करना है, हमें सब पता होता है बिकॉज हमने पहले से ही डायग्राम के फॉर्म में समझ ली हैं चीजों को। सेकेंड, अंडरस्टैंड डेटा स्ट्रक्चर क्लियरली, you would be able to understand DS, आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। थर्ड, शो रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा, हमें वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते ही पता चल जाएगा कि किसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किसके बीच में क्या होगा, सो दैट इन फर्दर हम जब बात करेंगे डेटाबेस की तो हमें पता होगा किसको हमें फॉरेन की बनाना है, किसको हमें प्राइमरी की बनाना है। आपको नहीं पता ना अभी क्या होती है कीज, आगे नेक्स्ट सेमेस्टर की बात है वो। तो अभी के लिए इतना समझो कि भैया डेटाबेस में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। Avoid confusion in database design, as I told you, इससे हमें confusion नहीं होगी। So these are the needs. I hope clear है चीजें। एक दोबारा से कंक्लूजन दूं, अगर भूल रहे हो तो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि ER डायग्राम हमें इस चीज में हेल्प करता है कि हम समझ पाएं कि हमारा डेटा कहाँ अलोकेट होगा, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसे प्रॉपर जगह में जाके रखेंगे और उस प्रॉपर जगह को हम डेटाबेस बोलते हैं। सो दैट इन फ्यूचर हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारा डेटा कहाँ पे, हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो एकदम अच्छे तरीके से स्टोर है कि नहीं है, उसके रिलेशनशिप किसके साथ क्या है, कैसे स्टोर्ड है, वो हमें सब पता होगा क्योंकि हम लोगों ने चीजें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर ER डायग्राम, बिकॉज वो हमें एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दे देता है जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मेरी बात क्लियर हुई? दिस इज अ प्रॉपर लेमैन लैंग्वेज, देयर इज नो जार्गन, देयर इज नो टेक्निकल वर्ड्स व्हिच आई एम यूजिंग, कुछ भी नहीं है। इतनी हिंदी सरल भाषा में समझा देगी, एक बार सुनो, दोबारा रिपीट कर लो, दोबारा बैक कर सकते ना लैपटॉप में या फोन में, करो दोबारा सुनो, हिंदी में ही समझ आएगी चीजें, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो इस तरीके से समझो। सो बिफोर क्रिएटिंग टेबल्स इन डेटाबेस, डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं, रो और कॉलम में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे भाई एग्जांपल लो, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के अंदर तुम्हारी टेबल्स होती हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, जिसमें हमने स्टूडेंट का नाम लिखा, स्टूडेंट नेम डाला ऊपर टाइटल, फिर लिखा खुशी, जय, साहिल, साक्षी, वैसे नाम लिखते चले गए। फिर हमने उसके क्या करा, हमने उनके फोन नंबर्स लिखे दूसरे कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से हम डेटा को स्टोर कराते हैं और हमने पहले उसकी पिक्चर ले ली कि हम क्या स्टोर करवाएंगे, क्या क्या डिटेल्स हमें चाहिए। देयर इज नो कंफ्यूजन। क्लियर हुई मेरी बात? ओके, सो आई बिलीव दैट दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ढंग से सुनना है तो चीजें समझ आएंगी, वरना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। So we first draw an ER diagram to understand what data we have and how data is connected, कि हमारे पास क्या है और हमें कहाँ से उसका क्या कनेक्शन, सब कुछ हम उसी से जानते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, देयर इज वन मोर एग्जाम्पल। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल से ही समझाऊं क्योंकि एग्जाम्पल से ना याद रहता है, तुम्हें एग्जाम टाइम में ना इसकी वैल्यू पता चलेगी कि जब तुम्हें आएगा ना कि यार ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया था तो हाँ इसका ये मतलब होगा। सो एग्जाम्पल ढंग से सुनो, इसको अवॉइड नहीं करना। क्या लिखा है यहाँ पे, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बता रहे। एक लाइब्रेरी सिस्टम है, लाइब्रेरी में हम स्टूडेंट की सारी डिटेल लेंगे, हमें क्या डेटा चाहिए, व्हाट डेटा शुड वी हैव, द स्टूडेंट आईडी, द नेम, द डेट ऑफ द बर्थ। अब ये स्टूडेंट किससे रिलेट करेगा, किसका रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं, बुक्स के साथ ही वो कौन सी बुक लेगा, बुक के बाद में डिटेल्स हम लेंगे, वो डेटा हमें स्टोर करना है, बुक की आईडी, टाइटल, ऑथर, ये सारी चीजें होंगी। फिर हमने लाइब्रेरियन के बारे में लिखा कि लाइब्रेरी से क्या रिलेशनशिप है कि भाई वो मैनेज करेगा, उससे तुमने बोरो करनी है।
फिर वो तुम्हें देगा, फिर तुम्हारे स्टूडेंट दोबारा से सारी चीजें मांग, तो किस तरीके से भैया ये पूरा का पूरा हमने ईआर डायग्राम बना दिया, किस तरीके से हमारा डेटा मैनेज होगा, यहाँ जाके काम होगा, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ पे? दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन। एग्जाम्पल एक बार और पढ़ो, वीडियो पॉज कर दो, एग्जाम्पल जो है ये फोटो लगाई है इसको ध्यान से देखो, पूछो डाउट है तो, बिकॉज एग्जाम्पल से ही समझ आती है चीजें। ठीक है जी, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। We will talk about entity, then we'll talk about attribute, then we'll talk about relationship and their types also. Entity is what? An entity is a real world object. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आगे पिछली बार हमने करी ना बातें सारी, ये तो तुम रिलेट कर पाओगे। An entity is a real world object. Representation rectangle में इसको हम लिखते हैं हमेशा, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारी एंटिटीज हैं, द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप ये तो तुम्हें पता ही है, तो उसमें हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट वन इज एट्रीब्यूट। एज आई टोल्ड यू, इट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी। जो भी प्रॉपर्टी है एक एंटिटी की, जो भी हमने रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की पीछे बात करी एंटिटीज की, उसके बारे में प्रॉपर्टीज जो होती जितनी भी उनकी हैं, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, जिसको हम एलिप्स, ओवल की शेप में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने डायग्राम में भी देखा होगा। बाकी देखो जितने भी हमने डायग्राम्स लिए हैं, ये मैंने इमेजेस बनवाई है कि भैया ये इमेजेस से आपको एक आइडिया मिल जाए। बाकी ये डायग्राम में आपको ये सारे सिंबल्स यूज करने हैं। मे बी हमारे डायग्राम के अंदर वो हमने सिंबल्स नहीं दिखाए, जस्ट बिकॉज हमें आपको एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करना था, बट व्हेन यू आर मेकिंग द ईआर डायग्राम यू नीड टू मेक दीज सिंबल्स ओनली, जो कि रिप्रेजेंट करते, जैसे एलिप्स में हम ओवल की शेप में एट्रीब्यूट को दिखाते, तो तुम्हें यही सारी सिंबल्स को यूज करना है, कोई और यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब चेंज हो जाएगा। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही आप यूज करोगे। एग्जाम्पल में क्या है, नेम, रोल नंबर, एज, ये सारे आपके क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 7.5 मार्कर में आ जाता है। एट्रीब्यूट्स बताओ, एट्रीब्यूट्स के टाइप्स बताओ, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ, तो ये आप लिख कर आओगे। सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है की एट्रीब्यूट, यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी। मतलब क्या, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं, जो तुम्हें दूसरों से यूनिक बनाती है। मेरी बात समझ आई? खुशी नाम के हजारों लोग हैं, हजारों करोड़ों, मेरे नाम के तो ज्यादा ही होंगे, बल्कि खुशी हर जगह खुशी है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक यूनिक प्रॉपर्टी अबाउट मी, यूनिक एट्रीब्यूट अबाउट मी। अगर तुम मेरे को कोई रोल नंबर दो कि आपका जी 56 रोल नंबर है, तो 56 रोल नंबर और किसी का नहीं हो सकता, मेरा ही होगा। तो तुम जब 56 बोलोगे दैट मींस इस खुशी की बात हो रही है। सो यूनिकली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी तुम प्रॉपर्टी, ऐसी एट्रीब्यूट दो जिससे कि एक एंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, वो हमारा की एट्रीब्यूट होता है। जैसे कि एग्जाम्पल रोल नंबर, क्लियर हुआ? आधार कार्ड, आधार कार्ड का जो नंबर है वो सबका यूनिक है, जितनी भी दुनिया सबका यूनिक है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। अगर मैं ये आधार कार्ड डालूंगी तो ऑब्वियस सी बात है तुम मेरे को रेफर कर रहे हो, सिर्फ दुनिया में एक मैं ही होंगी वो। तो आधार कार्ड का ये रोल है कि वो एक की एट्रीब्यूट हो गया। तो तुम्हें समझ आया एट्रीब्यूट से क्या मतलब है यहाँ पे, और की एट्रीब्यूट कैसा टाइप है, क्लियर हुआ? सेकेंड है कंपोजिट एट्रीब्यूट, मेड ऑफ सब एट्रीब्यूट, मतलब इस एट्रीब्यूट के अंदर भी और एट्रीब्यूट होंगे। सबका मतलब यही होता है ना जी, जैसे आपको मैं बोलूँ अपने घर का एड्रेस बताओ, तो आप कहोगे जी मेरे घर का एड्रेस एच ब्लॉक है, फिर वो एच ब्लॉक कहाँ पर है, तुम सिटी बताओगे कि दिल्ली में है, फिर तुम कहोगे कि दिल्ली कहाँ पे, इंडिया में है। तो बहुत सारी चीजें उसके साथ लिंक्ड है। जब लिंक्ड वाला सिस्टम आता है ना, इंडिया, इंडिया से दिल्ली, दिल्ली से ये वाला ब्लॉक, ये ब्लॉक भी कहाँ पर, तो ये जब कनेक्शन होता है इसको हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ सब एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस में बात करी, सिटी, पिन, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो इस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। आई होप क्लियर होगा। देन थर्ड वन इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड मतलब क्या, कि एक इंसान के पास 2, 3, 4 बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो मेरा फोन नंबर ये भी हो सकता है, मेरा नंबर फोन ये भी, मैं 2-3 फोन यूज करती हूँ और एक फोन में मेरी 2 सिम है, बहुत सारे नंबर हो गए ना, फिर तो मैं ही तो ओनर हूं ना उसकी, बट आई एम हैविंग सो मेनी फोन नंबर। सिमिलरली ईमेल के टाइप पे, तो ईमेल क्या हो गया, कौन सा एट्रीब्यूट हो गया हमारा, मल्टी वैल्यूड। मेरे पास शर्मा खुशी 1 2 3 4 5 6 @gmail.com भी है, मेरे पास BCA विद खुशी शर्मा @gmail.com भी है, मेरे पास कोई और भी है, तो सारी ईमेल के ओनर तो मैं ही हूं ना, बट मेरे पास है बहुत सारी ईमेल, तो इसको मैं बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जो कि तुम्हारे पास मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं।
लास्ट वन इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, ये तुम किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, योर डेट ऑफ बर्थ से तुम अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी से पूछना है तुम्हारी एज क्या है और तुम्हें पता है वो नहीं बताएगा, तो तुम पूछ लो कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम, तो अगर मान लो उसने बता दिया तो तुम तुरंत कैलकुलेट कर लोगे कि आपकी एज कितनी होगी। मेरी बात समझ आई? तो ये एक स्मार्ट तरीका किसी की एज पूछने का भी। वो अलग बात है सामने वाला बंदा और स्मार्ट हुआ तो तुम्हें बताएगा नहीं, बट स्टिल, सो दैट मीन्स वी कैन डिराइव एनी इंडिविजुअल्स एज फ्रॉम हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, हम किसी की भी ऐसे एज निकाल सकते हैं। सो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। क्लियर हुई मेरी बात? अब बड़े ध्यान से लास्ट वन, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो समझते होगे ना, कैसे चीजें कनेक्टेड हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मेरे फादर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, मैं उनकी डॉटर हूँ। हाउ इज माई मदर रिलेटेड टू माई फादर, कि वो उनकी वाइफ है। तो रिलेशनशिप के मतलब क्या है कि दो इंडिविजुअल आपस में कैसे कनेक्टेड है। बात क्लियर हुई? सो रिलेशनशिप शोज हाउ एंटिटीज आर कनेक्टेड, कि जो एंटिटीज है, द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, वो हम रिलेशनशिप उसको कहेंगे। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डायमंड से। हम डायमंड सिंबल बनाते हैं टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। एम आई क्लियर? सो एग्जाम्पल, स्टूडेंट इनरोल्स कोर्स, तो इनरोल वाला जो पार्ट है, किसमें कर रहा है कोर्स, की उनके बीच में रिलेशनशिप है, वो हम डायमंड से बनाएंगे। मैं दोबारा इस चीज को कोट कर रही हूँ कि हमने जो यहाँ पे आपको पिक्चर्स लगा के दिए वो डायग्राम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि भैया ऐसे चीजें होती हैं। आप उसको सिंबल वाले सिंबॉलिक फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप खुद बनाएंगे, आपको बता दें किस चीज से क्या रिप्रेजेंट होता है। क्लियर हुई मेरी बात? बार बार कह रही हूँ, इसके ऊपर मेरे को नहीं चाहिए कि भैया आपने तो ऐसे दिखाया था और बोला ये, बार बार बोल रही, डिस्क्लेमर। ओके, पर मैंने वो इसलिए लिया क्योंकि कलरफुल इमेजेस से ना चीजें क्लियर होती हैं और चीजें दिमाग पे बैठती कि भैया हाँ तो बहुत प्रिटी प्रिटी लग रहा है, समझ आ रहा है, दिखने में हम उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो याद रहता है। बस ये मेरा मेन मोटिव है, तो उस चीज को उसी वे में ही लेना। अब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पहला वन टू वन। वन टू वन से क्या समझ आया? डायरेक्ट वन टू वन कम्युनिकेशन की बात करते ना, वैसे वन टू वन रिलेशनशिप, दैट मीन्स वन एंटिटी लिंक टू वन एंटिटी। एक एंटिटी से कनेक्टेड है, वो वन टू वन रिलेशनशिप होता है। जैसे पर्सन पासपोर्ट, तो दोनों का आपस में लिंक है, खत्म काम। सेकंड, वन टू मेनी रिलेशनशिप, एक आदमी बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। सेम यहाँ पे वन एंटिटी रिलेटेड टू मेनी एंटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, डिपार्टमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉयज कनेक्टेड है, सो वन टू मेनी। क्लियर हुई मेरी बात? थर्ड वन इज मेनी टू मेनी, बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है। इंग्लिश में बात करो ना, सारी चीजें इंग्लिश ही हैं, समझो इंग्लिश में। सो मेनी एंटिटीज रिलेटेड टू मेनी एंटिटीज, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, कि स्टूडेंट्स रेफर टू सो मेनी कोर्सेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे कोर्सेज से रिलेटेड है। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है। क्लियर हुई मेरी बात यहाँ पे? सो ये हमारा हो गया रिलेशनशिप। बिल्कुल क्लियर हुआ? तो रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, एंटिटी, ये तीनों चीजें से हमारा ER डायग्राम कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल, मतलब आपके एग्जाम्पल करिए, एग्जाम में इतना ही आएगा और कुछ नहीं पूछते, वो इतना ही पूछते हैं, और जितना पूछते हैं उतने हमें तैयारी करनी है। ठीक है जी, वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक बार ध्यान से सुनो, दोबारा रिपीट कर लो, नहीं समझ आया तो चीजें क्लियर होंगी। इतना मेरे को विश्वास है कि दोबारा सुनोगे, अगर एक बार में नहीं समझ आया तो समझ आएगा, और आना ही पड़ेगा। हिंदी तो बोल रही हूँ और बहुत इजी वे में बोल रही हूँ, दोबारा दोबारा बोल रही हूँ कि तुम्हें याद हो जाए। ठीक है जी, अब क्या है कैसे है, इंग्लिश से समझ आ रहा होगा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, रिमेंबर दिस वर्ड। डेफिनेशन से पहले आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और उससे भी पहले कि हमारी सेकंड यूनिट का नाम है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हमारा SRS बनता ही बनता है। व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ SDLC, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, जो मर्जी कह लो, उसके अंदर SRS बनता ही बनता है। अब SRS है क्या? SRS क्या है? SRS एक डॉक्यूमेंट है जो कि हर किसी को बनाना पड़ता है जब भी आप अपना सिस्टम बनाने बैठते हो। Whenever you are collecting the information from your client, आपको SRS बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप लिखोगे ही उधर। उस डॉक्यूमेंट को ही हम SRS बोलते हैं, जहां पर आप सारी अपने यूजर की, आपके क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन, सारी उसकी नीड, सारी उसकी रिक्वायरमेंट लिखते हो, वो आपका SRS होता है, रिटन डॉक्यूमेंट।
रिमेंबर दिस वर्ड रिटन डॉक्यूमेंट। हम उसको लिखते हैं शीट पे कि भैया इसने मेरे को क्या बताया, उसको लॉगिन पेज चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए। तो जिस पेज पे लिख दिया ना, जिस डॉक्यूमेंट को हमने बना दिया, वो हमारा SRS है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वेयर वी आर राइटिंग ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्लाइंट। क्लियर हुई मेरी बात? यहाँ पर बार बार कह रही हूँ, ढंग से समझ के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल के साथ करूंगी चीजें शुरुआत। समझो, इमेजिन अ क्लाइंट आस्क अ डेवलपर टू बिल्ड अ मोबाइल ऐप। आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला जी भैया मेरे को एक मोबाइल ऐप बना के दे दो, जिसके अंदर मेरे को लॉगिन सिस्टम चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए और ऑर्डर ट्रैकिंग का ये सारे पेजेस मेरे को वहां पे चाहिए। बट इफ द डेवलपर डायरेक्टली स्टार्ट्स कोडिंग विदाउट राइटिंग एनीथिंग डाउन, मेनी प्रॉब्लम्स विल हैपन। अब इसके हिंदी में मतलब समझो, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने बोला खुशी मेरे को ना एक मोबाइल ऐप बना के दे दे यार, जिसके अंदर ना मेरे को 3-4 चीजें चाहिए। लॉगिन पेज चाहिए, पेटीएम पेमेंट के लिए एक पेज चाहिए, उसके बाद मेन्यू का पेज चाहिए, उसके बाद ऑर्डर ट्रैकिंग के लिए सारी चीजें चाहिए। अब मैं कहती हूँ अच्छा जी बिल्कुल सर, अभी आप लो, मैं आपको बना के देती हूँ। और मैंने कोडिंग शुरू कर दी हर पेज की। कैन यू इमेजिन मैं कितनी फंस जाऊंगी, मेरे को पता ही नहीं होगा मैंने क्या बना दिया, मेरे को क्या बनाना था, मेरे को अब क्या करना है, मैंने करना क्या, उसने मेरे से मांगा क्या था, मैं कर क्या रही हूँ। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। कैन यू इमेजिन? हमेशा हम कहते हैं कि हर चीज पेपर पे लिख के चलो, ये बन गया टिक लगाओ, ये हमें चाहिए लिखा होगा, हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये जो पेपर जो हमें सिस्टम के लिए चाहिए वो SRS होता है। सारी रिक्वायरमेंट पहले लिखो, लास्ट में जाके जब सब कुछ लिख लिया तब कोडिंग और डिजाइन, वो बात की बातें हैं। पहले सारी रिक्वायरमेंट लिखो, उसको SRS बोलते हैं, उस रिटन डॉक्यूमेंट को SRS बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखा है, डेवलपर मे मिसअंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। मैंने सीधा कोडिंग शुरू कर दी, उसने बोला मैंने लिखना कर दिया, मेरे को पता ही नहीं कि असलियत में क्या था, और जो मैंने समझा है क्या वो सच है, वो सही समझा है। लिखने के बाद उसको दिखाऊंगी ना कि भैया आपने ये कहा और मैंने ये समझा, क्या ये आपके साथ मैच हो रहा है, सो दैट आई कैन प्रोसीड। ठीक है, सो इसलिए भी हमारा SRS इंपॉर्टेंट है, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। देन सेकंड, क्लाइंट मे आस्क फॉर न्यू फीचर्स लेटर। उसने आगे कुछ और नया मांग लिया, देन आई हैव टू डू समथिंग। टीम मेंबर्स मे गेट कंफ्यूज्ड। अरे भाई पूरी टीम है मेरी, मैं अकेली थोड़ी ना मोबाइल ऐप बना दूंगी, मेरे पास इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो दिखाऊंगी भैया ये रिक्वायरमेंट शीट है, ऐसे ऐसे काम डिवाइड करेंगे, ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये टेस्टर है मेरा, ये डेवलपर है मेरा, ये वो करेगा। तो वो सारा काम पहले लिखा जाता है, बजट पास होता है, और ये सारी चीजें SRS के अंदर होती है। क्लियर हुई मेरी बात? इससे ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। What is SRS? Software Requirement Specification is a document that clearly describes all the requirements of a software system before development begins. आपका डेवलपमेंट शुरू होने से पहले हम सारी स्पेसिफिकेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। जो भी हमें सिस्टम में बनाना है, जो भी सिस्टम रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, वो हम सारी उस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज SRS. आई एम रिपीटिंग दिस आई गेस फॉर द सेकेंड और थर्ड टाइम, अब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इट एक्सप्लेन्स व्हाट द सिस्टम शुड डू, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से, हमें क्या प्रोवाइड करना है। सेकंड, व्हाट फीचर्स आर रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या फीचर्स उसके अंदर डालने हैं। हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, क्या आउटकम, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाना है, क्या किस तरीके से वो काम करेगा, वो हम सब चीजें उसमें लिखते हैं। उस हिसाब से फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, उस हिसाब से हम आगे एक्शन लेते हैं। सो SRS इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक तरीके से देखा जाए हमारा ब्लूप्रिंट है, जिसके हिसाब से हम सारे बाकी स्टेप्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। सो इट इज कंपलसरी, मैं कंपलसरी कह रही हूँ, शुड भी नहीं लगा रही, कंपलसरी है कि आप इसको सही तरीके से लिखें। अगर बेस ही आपने गलत लिखा, आपने यहाँ पे लिख दिया कि भैया उसने मेरे को ये बोला जबकि ये नहीं बोला, तो बाकी के सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। बात समझ आई? कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ्स का, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी थी, मल्टीप्लिकेशन में गलती कर दी, आगे को क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत होता जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर पहले स्टेप में SRS में गलती कर दी, कोडिंग गलत होगी, टेस्टिंग गलत होगी, जो तुम उसको परोस के दोगे वो तो बिल्कुल ही गलत होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे SRS में कोई भी मिस्टेक ना हो, बिकॉज इट्स अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, जस्ट लाइक अ हाउस ब्लूप्रिंट इज क्रिएटेड बिफोर बिल्डिंग अ हाउस। हम कोई भी हाउस बनाते पहले नक्शा पास होता है, ब्लूप्रिंट बोलते हैं जिसको हम, उस हिसाब से घर बनता है। ठीक उसी तरीके से हमारा सिस्टम किसके बिहाफ पे बनता है, हमारे SRS के बिहाफ पे बनता है।
और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है सेकेंड यूनिट के अंदर, राइट, कि हमारा प्रोसेस मॉडलिंग क्या होता है, डीएफडी क्या होता है, ईआर डायग्राम क्या होता है, तो ये सारी चीजें इसी का तो पार्ट है। वो डायग्राम हम इसी के अंदर तो बना रहे होते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स, हमें क्या देना है, क्या समझना है, कैसे हमारा सिस्टम काम करेगा। पहले ब्लूप्रिंट ही तो बना रहे थे हर जगह, हम भूल गए डीएफडी, भूल गए ईआर डायग्राम, तो यही तो है। बात समझ आई मेरी? अब रिलेट कर पा रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्यों हम एसआरएस को अब समझ रहे हैं? बात क्लियर हुई? अब आगे बढ़ो। वाई एसआर इज इंपॉर्टेंट, पहले तो मैंने बता दिया, बट स्टिल ये भी आता है, तो इसलिए अलग स्लाइड में इसको हमने पूरी इंपॉर्टेंस दी है इंपॉर्टेंट को। सो एसआर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट क्लियरली एक्सप्लेन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, एज आई टोल्ड यू, helps developer understand the project, as I told you, avoids confusion and misunderstanding, as I told you, सारी बातें हम कर चुके हैं, अब आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है जी। and it acts as a reference for the whole development team, पूरी development team इसी के हिसाब से अपना काम आगे बढ़ाती है। so it also helps in design, development, testing and maintenance, because this is a very first step and बाकी सारे steps इसी से होकर आगे चलते हैं, इसी के बिहाफ पर सारे steps होते हैं। so I hope importance clear होगी। Now one more thing, before building software, we first write all the requirements in a document, a written document called SRS, so that everyone understand what the system should actually do. Clear? This is the conclusion of the entire topic. Clear? Now house construction example जो मैंने दिया, architecture का plan, blueprint और house is built. Similarly in software, requirements से SRS document बनता है, उसके बिहाफ हमारा complete software develop होता है। So this is an example जिससे चीजें और क्लियर हो, nothing else. So with this we are done with our second unit। अच्छे से, मैं कहूँगी बहुत अच्छे से, प्लीज डिटेल में स्टडी करिए, बेशक वो प्रोसेस मॉडलिंग हो, बेशक वो हमारा डीएफटी हो, बेशक वो ईआर डायग्राम हो, बेशक वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो, हमने सारी चीजों को एकदम डेप्थ में जाके समझा है, डिटेल वर्जन नोट्स थे, हर चीज अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ, और सारे डिफरेंसेस भी हमने समझे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमने एक पूरी यूनिट को अच्छे से कवर करा है, एंड अगर इतना करा है दैट मीन्स रिलैक्स हो जाओ, यूनिट 2 इज डन। आप अपने चार्ट पे टिक लगा सकते हो कि भाई हमें सेकेंड यूनिट आ गई है। आई एम अश्योरिंग दैट फैक्ट। ओके, सो दिस इज द रियलिटी कि सेकेंड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है अच्छे तरीके से, बिना कोई टॉपिक छोड़े जो कि एग्जाम में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर। क्लियर होती बात सारी? सो इफ आपको चीजें समझ आई हैं, चीजें क्लियर हुई हैं, सो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो, एंड उनको बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके थोड़े से एफर्ट से भी। एंड मेक श्योर आप कमेंट करके बताएं कि आपको चीजें समझ आई, नहीं आई, सेकेंड यूनिट क्लियर हुआ, नहीं हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाय गाइस।